सर एक क्वेश्चन रहता है सभी का, जितने भी सीखने वाले हैं, कि संगीत में जब कोई भी गा रहा है तो उसके भाव जो होते हैं वो कैसे प्रकट किया जाता है हर जॉनर में। देखिए, संगीत के अंदर पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितनी विधाएं हैं। हमारी जो भारतीय संगीत है, तो भारतीय संगीत के अंदर क्या क्या फॉर्म्स हैं हमारे पास। तो फॉर्म्स है ना, मतलब कहने का ये है कि लोक संगीत, ठीक है ना, और हमारा अपना पारंपरिक शास्त्रीय संगीत तो खैर है ही। फिर उपशास्त्रीय के अंदर ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, टप्पा, होरी, झूला, सोहर, बन्ना बन्नी, जो सब पारंपरिक जो गीत हैं और कॉम्पोजिशंस हैं उनकी। और फिर ध्रुपद है, धमार है, फिर अन्य हमारी जो गायकी के प्रकार यानी गज़ल्स हो गए, या भजन के अंदर निर्गुण सगुण हुआ। हर एक का अपना एक कहने का ढंग है। तो सबसे पहले भाव को समझने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाव समझने के लिए पहले उस जॉनर को समझना बहुत ज़रूरी है। कि लोक संगीत जैसे राजस्थान आप जाएंगे तो राजस्थान का लोक संगीत, उसकी खुशबू, उसकी धुन कुछ अलग कहती है। पंजाब जाएंगे तो उसकी धुन कुछ एक अलग है, मतलब उनका टोन अलग है। साउथ की साइड जाएंगे तो वो टोन अलग है, ईस्टर्न साइड जाएंगे टोन अलग है, ठीक है। यूपी साइड जाएंगे तो वो एक अलग कहने का तरीका, एक ढंग है। वो ढंग पहले हमको समझना होगा। फिर जो भाषाएं हैं, जो सौंदर्य है उनका, वो समझें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि जब ये सब चीज़ें हमने समझ ली, अब समझना मतलब जानना, मतलब इसको सुनकर इसके एसेंस को फील करना कि कहना क्या चाह रहे हैं। और जो हमारा कमर्शियल म्यूज़िक है, बॉलीवुड म्यूज़िक, वो इस सभी का मिश्रण है, ठीक है। अब मिश्रण यानी पारंपरिक ढंग से अगर आप देखेंगे तो अगर आप शास्त्रीय संगीत में जाएंगे, पहले शास्त्रीय संगीत में आपको स्वर अभ्यास करना पड़ता है। तो स्वर अभ्यास में स्वर लगाव महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वर अगर सच्चा लगेगा, सच्चा स्वर लगेगा तो स्वर का भाव पहले आएगा, और स्वर भाव अगर पहले आएगा तब उसमें शब्द आएंगे, ठीक है। तो स्वर भाव के बाद जब उसमें शब्द आ गए तो स्वर के हिसाब से आप शब्द कह सकते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि शब्द हमारे पास है, उसके हिसाब से हम कुछ धुन बनाते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो भी कैसे आ जाएगी। इस ओवरऑल प्रोसेस में आपको पहले सभी जॉनर्स का टोन समझना बहुत ज़रूरी है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। सेकेंडली, जो आपके कॉम्पोजिशंस जो आपने पूछी, कॉम्पोजिशन के अंदर भाव कैसे आएंगे, तो वो कॉम्पोजिशन आपको देखना पड़ेगा कि जो शब्द दे रखे हैं वो शब्द कहना क्या चाह रहे हैं। वो शब्द क्या वो एक लोक संगीत को दर्शाते हैं, वो एक कविता है, एक गज़ल है, या फिर कोई भक्ति मार्ग की कॉम्पोजिशन है, या कोई शास्त्रीय परंपरागत कोई कॉम्पोजिशन है। क्या कहना क्या चाह रही है वो कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। उसके शब्द क्या कहना चाह रहे हैं, उसके शब्द का अर्थ क्या है। उस शब्द का अर्थ जब हमको समझ में आएगा, उस शब्द के अर्थ के हिसाब से, उसके शब्द के अर्थ के रूप से आप उसमें कभी कभी धुन भी बन जाती है। सपोज सामान्य व्यक्ति जब आप बात करते हैं तो हम बात करते समय आपसे बोलेंगे कि आइए बैठिए। तो आइए बैठिए मतलब ये सामान्य है कि आइए, किसी को आपने वेलकम किया और बैठिए। फिर इसी का हल्का सा भाव बदल देंगे। जैसे आपकी कोई बात, आपने कोई गलती कर दी और आप उनको मनाना चाह रहे हैं, तो आइए बैठिए प्लीज़, एक बार मेरी सुनिए मेरी बात सुनिए, आइए बैठिए। तो ये भाव बदल गए, बात वही है। पहले हमने बोला आइए बैठिए, मिलके बात करते हैं।
दूसरा भाव, आइए बैठिए थोड़ा बात करें। तो इसके अंदर एक रिक्वेस्ट आ गई पहले, और इससे पहले जो हमने बात करी उसके अंदर रिक्वेस्ट नहीं थी, वो एक जेस्चर था कि आइए बैठिए, आप आए हैं इतनी दूर से हमारे पास, आइए बैठिए। तो ये जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जब हम बात कर रहे हैं, जब टोन बदल रहे हैं, यानी वोकल का डायनामिक्स बदल रहा है, तो ऐसे ही गाने के अंदर भी जब शब्द आता है तो शब्द का भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो जब समझ में आएंगे तब हम उसको अपने ऊपर एज अ कैरेक्टर लेके देखेंगे, यानी हमको उसके कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। जब आप उस कैरेक्टर में जाएंगे, जब शब्द का अर्थ समझेंगे, जब उसके अंदर फिर उसके हिसाब से जो स्वर रचना की गई है उसमें बहेंगे, तब जाकर आपको स्वर का भाव समझ में आएगा, या कॉम्पोजिशन के भाव रखने योग्य हो पाएंगे। तो बहुत चीज़ें एक साथ जुड़ी होती हैं। फील टू डेवलप अ फील इन अ कॉम्पोजिशन, आप शब्द का अर्थ भी समझेंगे, शब्द का छंद भी समझेंगे कॉम्पोजिशन का, आप स्वर की धुन भी समझेंगे, आपको अभ्यास करके, अपने वोकल का अभ्यास करके, अपने गाने का अभ्यास कर, चाहे गाने नहीं, इवन मेलोडी ऑल्सो, कोई धुन भी कंपोज हो रही है तो कहीं धुन लाउड करनी पड़ती है, कहीं आपको थोड़ा सटल रखनी पड़ती है। वोकल में भी जब आप गा रहे हैं तो आपको कभी अपने वॉइस को थोड़ा प्रोजेक्शन देना पड़ता है, या कई बार आपको उसको सॉफ्ट रखना पड़ता है बात करते समय। तो छोटे बच्चे से बात करेंगे, उससे अलग ढंग होगा बात करने का, किसी दोस्त से बात करें उससे अलग ढंग होगा बात करने का, किसी बड़े बुजुर्गों से आप बात करेंगे तो उनसे बात करने का ढंग अलग होगा। तो यही सामान्य तरीके से आपको शब्द भी समझने होते हैं किसी भी कॉम्पोजिशन के। जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए तो फील अपने आप उसके अंदर डेवलप हो जाती है। एक और क्वेश्चन था कि किसी भी कंपोजिशन के जो शब्द होते हैं, लिरिक्स होते हैं, उनको कैसे व्यक्त किया जाए, उनको कैसे समझा जाए, उनको कैसे याद किया जाए? हाँ, तो जैसे कि हमारी भाव पे भी बात हुई थी, तो जो शब्द हमारे पास जब शब्द आते हैं ना, तो पहले क्या होता था कि जो एक कॉम्पोजिशन बन रही है उसमें एक स्थाई, एक अंतरा, दूसरा अंतरा, तीसरा अंतरा, 2-3 अंतरे होते थे, या आज की डेट में तो जो कॉम्पोजिशन बन रही हैं वो तो एक एक अंतरे में ख़त्म हो जाती है। तो होता बस ये है कि थोड़ा सा कि आप जब कोई कॉम्पोजिशन आप देख रहे हैं, आपके सामने आई है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ें। जब आप पढ़ रहे हैं तो स्थाई उसका क्या कह रहा है और अंतरा क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश करें। जब आप वो समझ जाएंगे, उसके बाद आप एक उसकी स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश करें, पिक्चराइजेशन आप एक बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे आप कहीं घूमने गए, आप जब कहीं घूमने गए हैं, आप किसी को सुना रहे हैं घूमने गए, तो आपको क्या क्या चीज़ मिली है आपको वहाँ पे। हम घूमने के लिए गए, हमको वहाँ पे नदी दिखी, पहाड़ दिखे, बहुत अच्छे अच्छे वन थे वहाँ पे, ऐसे ऐसे पक्षी दिखे, ऐसे ऐसे पशु दिखे, हमको ये सब आप डिस्क्रिप्शन किसी को दे रहे हो। तो सीक्वेंशली पहले हम यहाँ से गए, फिर स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन ली, फिर जैसे एक जर्नी आप बताते हैं ना, तो गाना भी एक जर्नी है, एक कॉम्पोजिशन भी एक जर्नी है, जो एक शुरू हो रही और कहाँ उसको सौंदर्य से ख़त्म करना है हमने। तो उसकी जर्नी को आप समझें, उस जर्नी को हमने देखना होता है। जब वो जर्नी को आप एज अ स्टोरी लाइन आप पढ़ेंगे, उसमें एज अ कैरेक्टर आप उसमें घुसेंगे, आपको खुद को देखेंगे उस कॉम्पोजिशन में, तो स्थाई की एक स्टोरी बन गई, फिर एक अंतरे की स्टोरी बन गई, फिर दोनों को जोड़ के देखिए, ठीक है। फिर तीसरा सीक्वेंस यानी दूसरा अंतरा, दूसरे अंतरे को पढ़िए, उसकी कुछ एक स्टोरी है। तो अब उसके बाद पहला इंट्रोडक्शन हुआ स्थाई का, फिर अंतरे पे आए, अंतरे के बाद फिर दूसरे अंतरे पे गए, तो स्टोरी एक के बाद एक कैसे बिल्डअप हो रही है, जब आपको वो समझ में आ जाएगी तो शब्द भी याद हो जाएंगे अपने आप। द ओनली क्रक्स ऑफ इट इज कि आपको उसका पूरा एक जर्नी समझना पड़ता है गाने का, एक कॉम्पोजिशन का, और वो अपने आप आ जाती है। जब वो समझ में आ जाएगी, दैट विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू योर भाव एस्पेक्ट ऑल्सो।
कि आपको जब गाना समझ आ गया, स्टोरी समझ आ गई, तब उसके अंदर भाव भी व्यक्त कर पाएंगे ना फिर उसके बाद, ठीक है ना। अब जैसे बहुत ही पारंपरिक एक कॉम्पोजिशन है, बाबुल मोरा कॉम्पोजिशन है। अब उसके अंदर एक बिल्डअप है, ठीक है, बाबुल मोरा नहीं हरे छोट हो जाए, ठीक है। बाबुल मोरा नहीं हर छोटो ही जाए, ठीक है ना। तो ये जो पुरानी कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर बाबुल मोरा नहीं हर छोटो ही जाए, बाबुल मोरा बाबुल मोरा 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 बाबुल मोरा। तो उसके अंदर वो जो डेवलप करने ना चीजें, फील, भाव, मतलब वो उसके अंदर व्यथा आपको दिखानी है, ठीक है ना। बाबुल मोरा बाबुल मोरा बाबुल मोरा 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 नहीं हर छोटो ही जाए। तो एक जर्नी है उसकी भी गाने की, उस जर्नी को फील करना पड़ता है। मोरा अपना बेगाना छोटो जाए, बाबुल मोरा नहीं हरे छोटो जाए। एक स्टोरी लाइन आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको व्यथा अपनी देखनी पड़ेगी उस कॉम्पोजिशन में जाके। तो अपने आप चीजें भाव भी आएंगी और फिर साथ साथ वो चीजें याद भी होती चली जाएगी, क्योंकि आप उसके अंदर हैं, उस कॉम्पोजिशन में हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आप याद ही ना हो उसी फिर आपको, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी राग को जब प्रेजेंट करते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि विलंबित गाते हैं स्टार्टिंग में, कुछ लोग होते हैं कि छोटा ख्याल से ही शुरुआत कर देते हैं। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ टू रिप्रेजेंट एनी रागा ऑन स्टेज, मतलब कैसे प्रेजेंट करें, प्रॉपर तरीका क्या है प्रेजेंट करने का किसी भी राग को, किसी भी कॉम्पोजिशन। देखिए ये बहुत एक कैसे प्रेजेंट करना है उसको बहुत पहले डिपेंड करता कहाँ गा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसी सभा में बैठे हैं जहाँ पर आपको सुनने वाले पूरा एक विस्तार से सुनने के लिए गुणीजन बैठे हैं, तो विस्तार से प्रेजेंटेशन देंगे आप, ठीक है। और जहाँ आपको लग रहा है कि विस्तार से नहीं सुनेंगे ये आपको, ये एक मतलब उतने पेशेंस नहीं है सुनने के लिए ऑडियंस में जो आपके सामने है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को कस्टमाइज करके उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अब आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ बिल्कुल ऑडियंस में पेशेंस नहीं है, वो थोड़े समय के लिए आपको गाना है, वहाँ पर 2 घंटे नहीं गाना, 1 घंटा नहीं गाना, आपके पास केवल आधा घंटा है। अब आधे घंटे में आप विलंबित को अगर आप 20 मिनट लेके बैठ जाएंगे पूरा, ठीक है, तो उसमें फिर मतलब और बिल्कुल गढ़ी हुई लय में आप प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपकी सराहना नहीं करेंगे, फिर अब वो ऑडियंस विल फील बोर्ड। आपके पास आधा घंटा है, 35 मिनट है गाने के रह गए, तो ऐसा कुछ चयन करें कॉम्पोजिशन का और ऐसे प्रेजेंटेशन का कि आप रिझा भी पाएँ और तैयारी भी दिखा पाएँ। और प्रेजेंटेशन मतलब जहाँ आप विस्तार से सुनाने के लिए बैठे हैं तो आप विलंबित भी लें, मध्यलय कॉम्पोजिशन भी लें, द्रुत कॉम्पोजिशन भी लें, तराना भी लें, और समय हो तो
भक्ति कॉम्पोजिशन भी लें। पर अगर ऐसा कोई माहौल है या ऐसा कोई कार्यक्रम है जहाँ आपको केवल 35 मिनट ही गाना है, 40 मिनट गाना है, तो उसमें आप बहुत बड़ा विलंबित करके अगर आप लेंगे, बहुत गढ़े में लय में गाएंगे, तो दे विल नॉट अप्रिशिएट। तो उसमें आप जैसे मध्य लय के अंदर कुछ कॉम्पोजिशन ले सकते हैं जो रूपक ताल में हो, जो झप ताल में हो, और एक ताल वगैरह में, झुमरा में कुछ अगर ऐसा कुछ गाना है तो उसकी लय ऐसे रखें कि मतलब इट्स शुड साउंड प्रेजेंटेबल, क्योंकि उतना पेशेंस सामने वाले में होना चाहिए आपको सुनने का। तो इस तरह से और प्रेजेंट। दूसरी बात ये कि सपोज अगर आप किसी कमर्शियल प्रोग्राम में बैठे हैं, किसी गुणी, मैं बहुत एक सरल सा एग्जांपल दूं आपको, बहुत ही सबके प्रिय श्री अनूप जलोटा जी, सभी उनको इतना मानते हैं, इतना जानते हैं। उनका एक बहुत ही प्रचलित भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। सभी सुनते हैं, बहुत प्रेम से सुनते हैं। कभी उनको सुन के उनको नोटिस कीजिएगा कि जब वो किसी सामान्य पब्लिक में बैठे होंगे तो उस भजन की प्रेजेंटेशन उनकी अलग रहेगी, उसी भजन की। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन के अंदर वो कभी वो तबला संगीतकार से कुछ अपना संवाद से खेलेंगे, कुछ हल्के फुल्के कुछ जुमले चुटकुले बताएंगे, वो प्रेजेंटेशन रिझाने के लिए। जब किसी गुणी व्यक्ति के सामने, गुणी ऑडियंस के सामने बैठेंगे तो वही रागदारी के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन उसी भजन की शुरू हो जाएगी। कहीं अगर एक ऐसी जगह, बहुत ही सटल प्रेजेंटेशन वाली जगह बैठे हैं जहाँ थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल किसी शोक सभा हुई या कोई इस तरह से कोई सभा में बैठे हैं जो सीरियस हो, वहाँ पर वो उसको बिल्कुल भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। जैसे मीरा ने मन लगाए श्री कृष्ण में, ऐसे आई हम सब ध्यान लगाएं, उस तरह से उनकी प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो एक कलाकार की पहचान वही है कि ऑडियंस देख के अपने परफॉर्मेंस को कस्टमाइज करना सीखें और उस हिसाब से प्रेजेंटेशन देंगे, डिजाइनिंग करेंगे, तो वो सॉर्टेड रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो वो समस्याओं के पहले होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज के लिए कि आपने गाना क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, कहाँ प्रोग्राम है, कैसे लोग होंगे वहाँ पे, हर चीज के लिए तैयार रहें। बस। एक और क्वेश्चन है कि संगीत सीखना क्यों है? Why we have to learn music? अच्छा सवाल है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि मतलब इवन जो आजकल जो सीखना शुरू करना चाहते हैं कि क्यों सीखा जाए। देखिए, व्हाट आई फील कि एक तो सबसे पहले मैं इस बात में भी ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल ये भी सुनने को मिलता है कि शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान कम हो गया है लोगों का, या युवा लोग इतना नहीं अटेंड करने जाते या अटेंड नहीं करते या नहीं सुनते या नहीं सीखते। ऐसा है नहीं, करते हैं और बहुत बहुत अच्छी तरह करते हैं। जो मेरे खुद की जर्नी रही है, जो मैं देखता आया हूँ, व्हाट आई फील इज कि एक बहुत मेजर चीज़ मिसिंग है सीखने में और सिखाने में। वो ये कि जो सीखने जा रहा है वो ये नहीं पूछ रहा कि हम कुछ ये जो सीखने जा रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, इससे सीखकर होगा क्या, और सीखा क्यों जाता है बेसिकली। और इस क्वेश्चन को इतना अहम पर ले जाकर, मतलब होता ना कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछ लिया वाला टाइम्स, ना लेकर उस लेवल पे खुद को ना ले जाकर सामने वाले की जिज्ञासा वहीं शांत कर दी जाए, उसको बता दिया जाए कि इससे सीखकर होता क्या है, शांति से, प्रेम से, प्यार से। तो वो आपके प्रति इज्जत, आदर, सम्मान से सीखने में जरूर लगेगा। द गैप जो है ना हमारे बीच में, मतलब वो ये गैप है कि हम उसको क्लियर नहीं कर रहे। हम सीधा उसको बोल देते हैं कि कई बार कि सीखते रहो अभी आ जाएगा, सीखते रहो अभी आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाएगा वो नहीं बता रहे, ठीक है। तो जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ, जो हम लोगों को जिस तरह सिखाया गया है, हम लोगों को ये अंडरलाइन कर दिया जाता था कि अभी हम ये सिखा रहे हैं, इसके आगे जाके इसका ऐसा स्वरूप हो जाएगा, वो अभी मत उठाना, ये उठा लेना पहला लेवल। तो वो हमको क्लैरिटी है कि हमको पता है कि इस जर्नी को देखकर हमको वहां जाना है, तो हमको वहां पहुंचना है, ठीक है। एक मोटिवेशन भी रहता है। तो सबसे पहले स्वर अभ्यास, ठीक है ना। तो स्वर अभ्यास करने से हमको स्वरों की जानकारी होगी, अलग अलग अलंकार स्वरों के जो पैटर्न्स हैं वो सीखेंगे, तो कॉम्बिनेशंस जो कहना होता है स्वरों का, उसका अभ्यास होगा। फंबलिंग जो होती है, अटकते हैं स्वरों कहने में, वो दूर होगी। आप उसके अंदर श्वास का अभ्यास करते हैं, यू नो, कि इतना एक श्वास भर कर आप साह लगाएं, सलाह सबको दे देते हैं, कैसे करना है, कैसे करवाना है, वो कोई नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सांस ठीक रहेगी, अपनी कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी, तो मैं स्वर को कह पाऊंगा, यानी उसको मैं सस्टेन रख पाऊंगा। सस्टेन रख पाए तो स्टेबल रख पाऊंगा, और स्टेबल अगर हुआ, स्वर लग गया मेरा, जब स्थिरता आएगी, तभी तो मैं उसके अंदर हल्की, कभी मींड कहना है, कर्ण स्वर कहना है, मुर्की कहना है, उन सब का अभ्यास शुरू हो पाएगा। जब ये वॉइस कल्चर की टेक्निक्स, जब चीज़ें ठीक होंगी, तब जाके शब्दों को कैसे उसके अंदर ढालना है, या उन टेक्निक्स को शब्दों में कैसे ढालना है, वो अभ्यास शुरू हो, ठीक है ना। तो वो जब अभ्यास हमारा हो जाएगा, फिर साथ ही साथ हमारा लय और ताल का भी अभ्यास होता है। कोई कॉम्पोजिशन अगर आप गा रहे हैं, वो किस राग में है, क्या स्वर चल रहा है, किस लय में है, किस ताल में है, किस छंद में, वो तो पता नहीं ना आपको। रैंडमली जो गा रहा है, वो गाते गाते कहीं किसी लय में अटक गया, अब उस लय के अंदर अटक तो गया, लेकिन उसको वापस स्मार्टली उसको प्रेजेंट कैसे करना है, दिखाना कैसे, नहीं छुपाना कैसे कि वो अटक गया तो दिखाना नहीं है, ठीक है ना। तो वो सब जो चीजें हैं वो अनुभव से भी आएंगी, प्लस लेकिन उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो जो लय सीखेंगे तो तालों की जानकारी होगी, अलग अलग भिन्न प्रकार के ताले हैं हमारी, यानी रिदमिक स्ट्रक्चर्स हैं। कोई दादरा है, कोई तीन ताल का स्वरूप है, कोई झपताल का स्वरूप है, कोई कहरवा का स्वरूप है, कोई धमार है, कोई अलग अलग ढंग से उनको छंद चल रहे हैं। और कहरवा है तो कहरवा के तो कितने सारे प्रकार, अलग अलग ढंग हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में अलग अलग ढंग है कहरवा का। भजन आप करेंगे तो उसमें भजन के अंदर अलग स्वरूप है, कव्वालियों में अलग स्वरूप है, गज़लों में अलग स्वरूप है। तो वो उस ढंग से उसको, लेडी संगीत जाएंगे तो कहरवा का अलग स्वरूप है। तो हर एक का, और हर इंस्ट्रूमेंट में कैसे बजेगा, वो कैसे साउंड करेगा बज के, तो वो सब चीज़ें सीखेंगे, उस जर्नी में बहेंगे, तब जाके सामने वाले को समझ में आएगी चीज़। तो ये सीखने से ये सब लाभ होते हैं। सीखने से आपको रागों की जानकारी होगी, कोमल, शुद्ध, तीव्र, वर्जित स्वर, आविर्भाव, तिरोभाव, इन सब का बेसिकली सब आपको समझ जब बढ़ेगी। परंपरागत जो चीज़ें आपके पास हैं, लोक संगीत, गज़लें, मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें जब आप सीखेंगे, इसका जब अनुभव अपने अंदर लेंगे, तो आपका दृष्टिकोण ऐसे खुल जाता है। और सिर्फ सीखते रहना काफ़ी नहीं है, आपको उसके ऊपर चिंतन भी करना है, अभ्यास भी करना है। अभ्यास करेंगे तो चिंतन कर पाएंगे। फिर उसके बाद अब तो साधन है इतने लोगों को सुनने का, फिर क्या चीज़ सुननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं सुननी, उसके अंदर आपको भी ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव बहुत होती हैं, चमक बहुत होती है, लेकिन वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, वो भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमने स्वर के बारे में जाना, कंपोजिशन के बारे में जाना, लिरिक्स के बारे में भी जाना, बट बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि गाते अच्छा है, सब कुछ बढ़िया करते हैं, लेकिन लय में उनकी दिक्कत होती है।
लय को कैसे पक्का किया जाए, इसके लिए? लय को पक्का करने के लिए ना सबसे पहले हम जब लय के बारे में सिखाना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहला एक बेसिक उनको ये बताया जाता है, जो मैं पर्सनली बताता हूँ कि अब लय को परंपरागत ढंग से पर सेकंड के हिसाब से विभाजित कर रखा है, ठीक है ना। एक लय का आधार हमने अगर लेना है कि लय का अभ्यास करें तो उसका आधार क्या मान लें, तो एक जो पर सेकंड का जो आधार है यानी 60 बीपीएम 60 बीट्स पर मिनट, घड़ी सामने रखी, उसकी सुई जिस टेम्पो पे चल रही है, एक 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 एक, उसकी टाइमिंग के साथ आप अपना लय मैच करने की कोशिश करें पहले तो, ठीक है ना। तो वो एक पे एक वाली लय आप अपने मैच करके देखेंगे। जब वो एक लय रखनी आ जाएगी ना, तो चाहे आप बात करें या हम अपने खाली बैठे हों, लेकिन आपका जो ये लय रखना जो है उसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चाहे उसकी लय 60 बीपीएम को आप 80 बीपीएम कर दीजिए, या 100 बीपीएम पे ले जाइए, या 102 बीपीएम पे ले जाइए। वो जो एक लय आप एक आधार रखेंगे उसके साथ अपने आप को कोशिश करें मैच करने की, क्योंकि आप जब सबसे पहले लय के साथ लय मिला के चलना करेंगे अभ्यास, तब जाके अलग अलग जो पैटर्न हैं तालों में या अलग अलग लयकारियों में, तब अभ्यास आना शुरू होगा। सबसे पहले एक गुण यानी 1 सेकंड पर एक लय का अभ्यास, ठीक है ना। तो एक गुण का अभ्यास जब आप करेंगे, उसके बाद आप 1 में 2 कहना शुरू करें, एक 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 के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ऐसे कर करके इन लयकारियों का अभ्यास होगा। तो आपने यदि नोटिस करा है तो मेरी जो बेसिक रिदम थी, बेसिक लय थी, वो यही चल रही थी, ये चेंज नहीं हुई। लेकिन मैंने बोलों को कभी 1 गुण में रखा, 2 गुण में रखा, 3 गुण में रखा या 4 गुण में ले गया। तो ये बेसिक सामान्य अभ्यास है। इससे जब अगर शुरू करते हैं तो आई होप वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और ऐसे हुई भी है। एक क्वेश्चन रहता है, जो नए सीखने वाले होते हैं या फिर किसी को बड़ी उम्र में शौक लगता है, तो वो बहुत मतलब हेजिटेट करते हैं कि सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, कब सीखें। तो ये क्वेश्चन है कि सीखने की सही उम्र क्या है बेसिकली? देखिए, जब मन करे तब सीखना चाहिए, जब चाहो तब सीखें। जब मन करे तब सीखना चाहिए, या जब आपके अंदर एक जागृत हो इच्छा, ठीक है ना, तो तब सीखना चाहिए। पहली बात के लिए देखिए, सही मायने में सीखने के लिए एक जो बाल अवस्था होती है हमारी, उसमें शुरू हो जाना चाहिए सीखना। क्योंकि बाल अवस्था में आप थोड़ा थोड़ा प्रारंभिक स्वरूप से स्वर कहना आप जब शुरू करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो स्वर कहा आपने कि सा कैसे कहना है, रे कैसे कहना है, वो कहने का ढंग जब आप आपके नेचुरल प्रोसेस में डलना शुरू होता है ना, बिल्डअप के, आपकी जर्नी के, लाइफ के, तो सामान्य ढंग से आप उसके अंदर ग्रोथ होती चली जाती है, ठीक है। तो जैसे बचपन में होता था नर्सरी में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल बोलना तो नहीं सिखाया जाता था, जैसे टीचर बोलता था ऐसे कराया जाता था। तो बचपन में एक तो इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो जिस तरह गुरु बताते हैं ना, बहुत सिंसियरली सुन लेता है बच्चा, तो इसलिए वो एक ढंग से जो डेवलपमेंट होती है ना, वो बाल अवस्था में होनी शुरू हो जानी चाहिए, और हो जाती है। फिर उसमें जैसे जैसे आगे वो बढ़ता है, वॉइस बदलती है, वॉइस बदलने के साथ साथ टेक्सचर बदलता है, तो वो एक अभ्यासक जो गला है वो उसके साथ भी ढलते ढलते जब तक वो बड़ा होता है, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में आना शुरू हो जाता है फिर वो, और अनुभवी गला होना शुरू हो जाता है, डूज एंड डोंट्स पता हो जाते हैं उस टाइम में, वो नेचुरल एक बिल्डअप है उसके अंदर। और किसी भी मतलब
सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक समय चाहिए। उस समय उसका एक अच्छा समय चाहिए, मतलब कोई किसी ने मेडिकल लाइन में अगर कोई डॉक्टर बनना है, वो सिर्फ सुई धागा चलाना आता है या तो वो सर्जन पर बनाने, उसको ओटी में मैं नहीं खड़ा कर दूंगा कि भाई देखो तो सुई धागा चलाना आता है, आ जाएगा ऑपरेशन कर दे, नहीं। इट नीड्स अ प्रॉपर स्टडी, इट नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग, इट नीड प्रॉपर एक्सपीरियंस। उसके बाद आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ों को, या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी संगीत में भी वही है। संगीत इज एज अ रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट, एक आर्ट फॉर्म जिस पर एक अभ्यास चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, अनुभव चाहिए, तब आप उसको आगे कह पाते हैं। तो जो सही उम्र है एक तो बालावस्था से ही है, पर हम पहले ये डिसाइड कर लें कि अगर करियर में संगीत चाहिए, ठीक है। अब करियर में भी मतलब क्या आपको ग्रेजुएशन करनी है उससे या मास्टर्स करनी है, वो एक तरह का एकेडमिक्स आपको म्यूजिक का ही फॉलो करना है, तो आपको फॉर श्योर मतलब पहले ही शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो परफॉर्मेंस में करियर में जाना है तो बाद में भी शुरू कर सकते हैं, बट आपके उसके ऊपर समय समर्पण पे बात आएगी कि आप कितना समय सच्चाई से दे रहे हैं, कितना अभ्यास अच्छी तरह कर रहे हैं और कितना मतलब संपूर्णतः कर रहे हैं उसको अभ्यास। आप सुबह जॉब पे जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, वे थोड़ा टाइम एक घंटा दे दिया हल्का सा शौक के लिए, वो आप कर लेंगे, बट उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जितना आपको होना चाहिए। आपको मतलब पूरा एक संपूर्ण समर्पण देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस विधा में आगे बढ़ पाते हैं। नेचुरल सी बात है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, उसको दिन रात सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में सोचना पड़ता है ना। अगर नहीं सोचेगा तो मतलब कैसे आएगा, कैसे बढ़ नहीं पाएंगे आगे। अब आज एक नया फ़ोन खरीदते हैं, कल एक नया फ़ोन आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, संगीत में भी आगे एक धारा की तरह बहता है, एक जर्नी है। तो जैसे अच्छा, अब कई बार होता है कि कुछ लोग 20 साल की उम्र में आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ अब सीखें क्या। कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास जो जिनकी उम्र 50, 60, 70 की उम्र है, वो भी सीख रहे हैं, बट दे आर वेरी क्लियर कि सर मुझे भक्ति करना बहुत पसंद है, तो मैं भजन सीखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं भजन गाता हूँ, इसलिए मैं सीखता हूँ। मुझे पता रहे कि मैं क्या गा रहा हूँ, इसलिए मुझे सीखना है। कुछ सीखते हैं कि मुझे आनंद चाहिए संगीत का, इसलिए मुझे सीखना है। कुछ संगीत को समझना चाहते हैं, इसलिए सीखना चाहते हैं कि मैं बिना सुनने तो जा रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाला गा क्या रहा है मुझे ये नहीं पता, इसलिए सीखने आ गए, ठीक है ना। किसी की इच्छा थी पुरानी सीखने की, नहीं सीख पाए इसलिए सीखते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि संगीत एक सब्जेक्ट है, इट रिक्वायर्स प्रॉपर टाइम एंड ट्रेनिंग। तो जैसे आप एकेडमिक्स में आपको स्कूलिंग होती है पूरी, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर आप नौकरी करते हैं, ऐसे इसका भी समय वही है। आप बचपन से सीखें, उसको फिर आगे ग्रेजुएशन करें, चीज़ में लेके जाएं, या उसको अच्छी तरह अध्ययन करें, पढ़ें, फिर उसको आगे परफॉर्म करें। कुछ जो घराना परंपरा से सीखते आए हैं, पारंपरिक ढंग से सीखते हैं, वो घराना ही उनकी स्कूलिंग है, वो उनकी पूरी स्कूलिंग, कॉलेज एंड परफॉर्मेंस लेवल की ट्रेनिंग वहीं चल रही है, लेकिन वो सीख रहे हैं, उसके बाद परफॉर्म करते हैं आगे जाकर। तो एक प्रॉपर स्कूलिंग चाहिए 8-10 साल की उसकी। क ख ग कहना तो सीखेंगे ना बिना शब्द रचना से पहले। स्वरों के बारे में तो जानकारी लेंगे स्वर रचना से पहले। रागों का भाव, रागों का रखाव, थाट, जाति इत्यादि इसके बारे में जानेंगे, तब जाके वो किस राग को किससे मेल करा सकते हैं, किस थाट को कैसे गाना है, कौन सा राग किस समय गाया जाता है, उस राग का स्वर का प्रभाव क्या है, चढ़ा उतरा स्वर क्या होता है, कंसुरापन क्या होता है, बेसुरापन क्या है, स्वर स्थान क्या है, ये सब चीजें सीखने जरूरी होती है ना। एक प्रॉपर समय है उसको सीखने के लिए। क्वेश्चन है वॉइस कल्चर का, मतलब सभी लोग कहते रहते हैं कि वॉइस कल्चर, वॉइस टेक्सचर, मतलब खुद का टेक्सचर कैसे बिल्ड करें, तो इसका मतलब सही आंसर है क्या?
वॉइस कल्चर, पहली बात तो बहुत वास्ट आप एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मतलब ये है कि ब्रॉड मतलब वॉइस कल्चर एक जो टर्म है ना, मतलब इट्स अ वेस्टर्न टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। जो हम पारंपरिक ढंग से जो सिखाया जाता है कि अपनी असली आवाज़ में गाइए, ठीक है, यानी इन योर ओरिजिनल वॉइस। तो वॉइस कल्चर इंक्लूड मैनी थिंग, मतलब आपको आवाज़ को बनाना, उसको कल्चर करना, उसका यानी उसको ढंग से तैयार करने को वॉइस कल्चर कहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। आवाज़ कैसे बनेगी? जब आप पहले मेंटली फिजिकली फिट होंगे, पहली बात, ठीक है। दूसरा, नियत स्वच्छ चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ फिजिकल, जो मैंने बात करी, फिजिकल आपका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको जो श्वास का जो अभ्यास, यानी ब्रीदिंग कैपेसिटी, सांस कितनी छोड़नी है, कितनी उसको लेनी है, कितना कंटेन करनी है, कितना मतलब रोक के रखना है, और कितना उसको स्वर अभ्यास में एनर्जी चाहिए, वो लंग कैपेसिटी की जो बिल्डअप के जो प्रोसेसेस हैं, यानी जितना अनुलोम विलोम हुआ या अन्य योगा अभ्यास हैं वो, प्लस फिटनेस आपकी कितनी अच्छी है वो ठीक रखें। फिर उसके बाद वो सब होने के बाद जब व्हेन यू डेवलप अ फोकस एंड गुड ब्रीदिंग कैपेसिटी थिंग, स्वर अभ्यास शुरू होता है, यानी स्वर लगाओ, स्वर का स्थान, स्वर का उच्चारण, यानी सा कह रहे हैं तो सा तो नहीं हो रहा, सा तो नहीं हो रहा, सा मतलब सा, स में आगे मात्रा सा, जैसा लिखा जाएगा वैसे गाया जाएगा। रे, ग, म, प, ध, नि, सा। ग हम कहते हैं वो गा नहीं है, बहुतों को मतलब ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, पर अक्षर जो हमारे पास है वो ग, गंधार यानी ग, उसको गा कह के कैसे गा सकते हैं? स में आकी मात्रा आकार का अभ्यास अलग से सेपरेट होगा ना। हम स्वरों का मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं, मतलब गा मा पा धा, धा पा मा गा, सुनने में ऑड है, तो गाने में तो मतलब क्योंकि वो स्वर फैल जाता है, एक स्वर का एक अपना स्वरूप है रखने का। तो सपोज एग्जाम्पल, सा रे रे ग, ये उसका रखाव है, ग फोकस पॉइंट वहां है गंधार ग कहने पे। सा रे रे गा, गा मा गा, मागा कहने में वो स्वर फैलेगा, गा मा पा मा गा मा रे नहीं, ग म रे, सा रे गा मा पा गा म रे ग। तो गंधार का एक अपना सौंदर्य है, एक अपना एक स्वरूप है ग, उसको हम गा कह के क्यों उसको मतलब इंसल्ट करेंगे? मेरी इस बात से बहुत लोग ऑफेंड जरूर होंगे, लेकिन जनरली आप सोचने की कोशिश करें तो आपको पता तो लगेगा कि हाँ ये बात सही है कि सा में आ की मात्रा, रे में ए की मात्रा, नी में ई की मात्रा है, ठीक है ना। ग म प ध मात्रा ही नहीं है ना, तो हम उसको क्यों गाएंगे उस तरह से? तो उसकी जानकारी रखना, फिर उसको कहना, उसका ढंग, ठीक है, क्या स्वर स्थान है, क्या ऊपर के स्वर, क्या नीचे के स्वर, क्या कोमल, क्या शुद्ध, क्या तीव्र, वो सब जानकारी लेना, रागों का चलन उसको समझना। तो अपनी आवाज़ के अंदर एक जो फिजिक्स हमारी पूरी डायनामिज्म है कि जब आप थ्रो देंगे वॉइस का तो आपको कितने कैसे लेनी है, वापस लेकर आएंगे, सॉफ्ट करना है, तो उसका एक प्रोसेस आपका स्मूथ रहे। असली आवाज़ यानी अपने पेट से, छाती से आवाज़ आनी चाहिए, सा गले से नहीं चाहिए, सा नाक से नहीं चाहिए, सा हेड वॉइस भी नहीं चाहिए, सा ने सा। असली आवाज में अभ्यास करें, वो जैसे बात कर रहे हैं वैसा ही टोन आना चाहिए,
आप बात किसी टोन में कर रहे हैं और गा किसी और टोन में रहे हैं, बहुत अनुचित सी बात है। तो उसको जानना, ये सब जो चीजें हैं। देन उसके बाद मुर्गियाँ, मीट, खटके, ये सब एलिमेंट्स ऑफ गायकी, इसके बारे में जानना। तो ये सब जो चीजें हैं, हाउ टू डेवलप रेजोनेंस इन योर वॉइस, बेस वॉइस पे कैसे काम हो, मंद्र में कैसा अभ्यास, तार का अभ्यास कैसा, मध्य का अभ्यास कैसा। तो नीचे जब जा रहे हैं तो गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए, बैठक आपके शुद्ध हो, ऐसे करके नहीं बैठना। ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीज मेल जुला के इसके अंदर वॉइस कल्चर में आता है। इसलिए किसी राग अभ्यास में जाने से पहले, रागों को करने से पहले ना, हमारी कोशिश ये रहती है कि वॉइस कल्चर पहले डेवलप हो जाए, आवाज, स्वर लगाओ, आवाज बने, उसके बाद बाकी सब चीज तो सजावट है ना। एक ढांचा जो है, फर्नीचर का ढांचा, पहले वो मजबूत हो जाए, फिर उसके बाद पेंट, पॉलिश, वार्निश की बात हो सकती है, तभी वो लंबा चलता है ना। फर्नीचर घर में होता है कि बहुत पुराने, देखिए उनके घर गए थे, बहुत पुराना, 100 साल पुराना फर्नीचर है, देखिए क्या मेंटेन है। तो क्यों? क्योंकि मजबूती से बना हुआ है और मेंटेन किया हुआ है उसका। तो जब वॉइस आप अच्छी तरह मेंटेन रखेंगे, सेहत अच्छी तरह मेंटेन रखेंगे, अभ्यास अच्छी तरह मेंटेन रखेंगे, तो लंबा चलेंगे। वरना 4 दिन की चांदनी।